आज हम जिस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं वह विषय है हालिया वैश्विक राजनीति में राष्ट्रीय हित और राष्ट्र नायकों की महत्वाकांक्षाएं तथा अपने राष्ट्र राज्यों में असफल होती राष्ट्र नायक। तो यह विषय क्यों मैंने उठाया है, इसका मुख्य कारण यह है कि 2020 आने के पश्चात हम देख रहे हैं कि विश्व के किसी भी कोने में चाहे हम जाएं, वहां पर कहीं ना कहीं बड़ी महाशक्तियां आपस में टकराती हुई दिखाई दे रही हैं। ये वैश्विक महाशक्तियां अमेरिका, रूस और चीन हैं। साथ ही साथ इसके अलावा कुछ अन्य राष्ट्र भी हैं। ये अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के छोटे खिलाड़ी हैं जो अपने आप को वैश्विक महाशक्ति के रूप में साबित करने का प्रयास कर रहे हैं, जैसे कि भारत, पाकिस्तान, इजराइल आदि। अगर हम अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में जाते हैं तो यह पाते हैं कि पूरी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति कहीं ना कहीं 16वीं और 17वीं शताब्दी में उभरे राष्ट्र राज्यों के हितों की पूर्ति का एक साधन मात्र बनकर के रह गई है। राष्ट्रीय हित क्या होता है? तो जब कोई भी राष्ट्र राज्य अपने नागरिकों के या अपने नागरिकों के हितों की आर्थिक या राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक हितों की पूर्ति का प्रयास करता है, अपने राष्ट्र राज्य की सीमा के बाहर जाकर के मानवीय व्यवहार को प्रभावित करके, तो ऐसे हितों को राष्ट्रीय हित की संज्ञा दी जाती है। या मैं केवल साधारण शब्दों में बोल रहा हूं। अब देखें, कहीं ना कहीं 1945 में जब से संयुक्त राष्ट्र संघ का उदय हुआ, इस उदय का मूल कारण था कि राष्ट्रों में जो महत्वाकांक्षाएं उभर करके सामने आ रही हैं कि अपने राष्ट्र के बाहर के मानवीय व्यवहार को अपने पक्ष में करने के लिए नकारात्मक तरीके से उस नकारात्मक प्रवृत्तियों को कम करना और मानवीय सभ्यता को शांति के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करना। प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध जो हुए वे भी कहीं ना कहीं राष्ट्र राज्यों के शासकों के भीतर बढ़ती महत्वाकांक्षाओं का ही परिणाम था, जो कि वे राष्ट्रीय हित के नाम पर दूसरे राष्ट्रों को मनोवैज्ञानिक रूप से, सामाजिक या सांस्कृतिक रूप से अपने अधीन करने का प्रयास किए। 1945 के बाद से वैश्विक राजनीति अगर देखते हैं तो संयुक्त राष्ट्र संघ बहुत ही सफल संगठन के रूप में उभर करके सामने नहीं आ सका है। हाँ, हालांकि कुछ विद्वान मेरी इस बातों से मतभेद रख सकते हैं कि नहीं, संयुक्त राष्ट्र संघ ने शांति के बहुत प्रयास किए, जबकि हकीकत यही रही है कि 1945 के बाद से ही दुनिया दो धुरियों में बंट गई। एक अमेरिकी खेमा नाटो के साथ और ब्रिटिश अमेरिकी खेमा नाटो के साथ, और दूसरा सोवियत चीनी खेमा। यह वास्तव में विचारधारा के आधार पर निर्मित कलेक्टिव सिक्योरिटी का सिद्धांत था, सामूहिक सुरक्षा का सिद्धांत था, जहां एक तरफ अमेरिकी ब्रिटिश उदारवादी पूंजीवादी विचारधारा का नेतृत्व कर रहे थे, वहीं सोवियत संघ यानी रूस, वर्तमान रूस और चीन साम्यवादी खेमे की या गरीब देशों के नायक के रूप में उभर कर आने का प्रयास किए। तब से ही विश्व में गुटबाजी बनी हुई थी, किंतु ये जो कलेक्टिव सिक्योरिटी थी कहीं ना कहीं इन राष्ट्रों के अपने व्यक्तिगत हितों को और वैचारिक हितों को साधने का एक साधन भी था। 1991 के बाद सोवियत संघ का पतन हुआ। उस दौर में भारत सोवियत संघ के पक्ष में हुआ करता था और पाकिस्तान अमेरिकी खेमे में। 1991 के बाद से सोवियत संघ के पतन के बाद से ऐसा लगा कि पूरी वैश्विक राजनीति अमेरिका और नाटो के हितों के अनुकूल चलेगी और संयुक्त राष्ट्र संघ में अमेरिकी प्रभाव बढ़ेगा। ऐसा हुआ भी, और अंत में अमेरिका ने WTO के जरिए पूरे वैश्विक अर्थव्यवस्था को अपने तरफ झुकाने में सफल रहा। किंतु इसी दौर में चीन का उदय हुआ। चीन जो कि सोवियत संघ का भाई था, यानी वर्तमान रूस का वैचारिक भाई है, और चीन के संविधान में भी लिखा गया है कि लेनिस्ट माओइस्ट चाइना। यूं तो रूस अब दावा कर रहा है कि वह अपने पुराने सिद्धांतों से या विचारधारा से हट गया है, फिर भी इनके बीच आपसी संबंध बने हुए हैं। चीन जैसे ही महाशक्ति के रूप में उभरने का प्रयास किया है, यह बात अमेरिका को भाई नहीं है, और भूमंडलीकरण या ग्लोबलाइजेशन जो कि अमेरिकी ब्रिटिश हितों या पूंजीवादी हितों की पूर्ति करता था, आज कहीं ना कहीं वह चीनी हितों को
पूरा करने का एक साधन बन गया है। और वैश्विक राजनीति में चीन जो है अमेरिका और ब्रिटिश हितों के ऊपर अपने हितों को थोपने में सफल रहा है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में चीन सफल रहा है, यहां तक कि अमेरिका के ऊपर भी चीन हावी रहा। विश्व के सभी कोनों में जहां पर ब्रिटिश अमेरिकी हेजेमनी विद्यमान थी, उन सभी जगहों पर चीन ने अपने सस्ते मालों से भर दिया, चाहे अफ्रीका हो, लैटिन अमेरिका हो या एशिया के देश हों। और कहीं ना कहीं वैश्विक व्यापार का एक बड़ा हिस्सा चीन अपने पक्ष में झुकाने में कामयाब रहा। स्वयं अमेरिकी खेमों के देशों में भी वह राजनीतिक और आर्थिक सेंध लगाने में सफल रहा है। यही बात अमेरिका को पच नहीं रही है कि कैसे कोई एशियाई महाशक्ति ब्रिटिश अमेरिकी हेजेमोनी को चुनौती दे सकता है। 1991 के बाद जो परिस्थितियां बदली, चुकी सोवियत संघ टूट गया था, जाहिर सी बात है भारत को मिलने वाली आर्थिक सहायता भी सोवियत संघ से मंद पड़ गई। ऐसे में भारत ने सोवियत संघ के अलावा अमेरिका के साथ भी, संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ भी अपने संबंधों को बढ़ाने का प्रयास किया है। फिर भी भारत रूस और अमेरिका के बीच कहीं ना कहीं ऐसी नीति अपनाता है जिसमें कि वह एक तटस्थ के रूप में अपने आप को स्थापित कर सके, जैसा कि वह पूर्व में भी करता रहा था 50 और 60 के दशक के नैम के नाम पर, यानी गुटनिरपेक्षता की नीति पर चलने के नाम पर। और हालिया अगर वैश्विक हालात देखें तो कहीं ना कहीं चीन के व्यवसायिक हित और अमेरिका के व्यवसायिक हित आपस में टकरा गए हैं। सैन्य क्षमता में भी चीन कहीं ना कहीं अमेरिका को चुनौती दे रहा है विश्व के सभी कोनों में। विश्व के चाहे हिंद महासागरीय क्षेत्र हो या फिर प्रशांत महासागरीय क्षेत्र हो, हर जगह पर चीन अमेरिका को चुनौती दे रहा है। यह बात अमेरिका को नागवार गुजर रही है। एक तरफ दक्षिणी चाइना सी पर, साउथ चाइना सी पर चीन अपना दावा करता है, तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिका इसे अंतरराष्ट्रीय मेरीटाइम जोन, इंटरनेशनल मेरीटाइम जोन बनाए रखने का पक्षधर है। ये सभी विवाद कहीं ना कहीं बड़ी महाशक्तियों को आपस में टकराने के लिए विवश करते हैं। ऐसे हालात में रूस की स्थिति क्या होगी? तो रूस अप्रत्यक्ष तौर पे चीन के साथ ही खड़ा दिखाई देता है। चीन, रूस, उत्तर कोरिया ये एक खेमे है, जैसा कि 90 के पूर्व में शीत युद्ध काल में यह हुआ करते थे। अब देखिए, इसी कहीं ना कहीं वैश्विक राजनीति में हो रहे परिवर्तनों ने अमेरिका और चीन के बीच में जो द्वंद्व छेड़ा है, इससे कहीं ना कहीं विश्व के दूसरे कोने भी प्रभावित हो रहे हैं। और जो दुनिया के जो छोटे खिलाड़ी हैं या फिर जो खिलाड़ी नहीं हैं, उनको यह तय करना है कि वो अमेरिकी हितों के साथ रहेंगे या फिर चीनी हितों के साथ। खैर, इन छोटे खिलाड़ियों में खुद को भी विश्वगुरु बनाने की प्रवृत्ति प्रबल दिखाई दे रही है अपने राष्ट्रीय हितों को साधने के नाम पर। और इन देशों में भी ऐसे शासक उभर करके सामने आए हैं जो कि अपनी जनता के मध्य बीच में अपनी काफी सशक्त पहचान बना चुके हैं। और पूरे विश्व में जहां एक तरफ यह अंतर्राष्ट्रीय विवाद चल रहा है, वहीं इनके शासक गृह मोर्चे पर भी लड़ाई लड़ रहे हैं, या अपनी जनता को बताने के लिए कि मुझसे बेहतर शासक तुम्हें कोई दूसरा नहीं मिल सकता है। हालांकि ये शासक जनता के मन में अपनी आस्था को बनाए रखने में उतने सफल दिखाई नहीं देते हैं। तो कुल मिलाकर के वर्तमान जो राजनीतिक हालात हैं विश्व के, वह कहीं ना कहीं दो चीजों से कुप्रभावित हो रहे हैं। एक तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में अपने राष्ट्रीय हितों को जो साधने की इनकी प्रवृत्ति है सभी देशों की, वह मंद पड़ी है। दूसरी चीज क्या है कि विश्व के जो भी बड़े राजनेता हैं, अपने देशों में नागरिकों के मध्य में अपने प्रति आस्था को बनाए रखने में असफल दिखाई दे रहे हैं। यही कारण है कि ये विश्व के देश आपस में टकराने के लिए तैयार बैठे हैं, ताकि इसी बहाने अपनी जनता के मन में एक आस्था पैदा की जा सके कि यही उनके बेहतरीन नेता हैं। दूसरी ये कि अपने अपोजिट खेमे को, यानी विरोधी खेमे को यह बता सकें कि वे उसके वैश्विक प्रभाव को कम करने के लिए आतुर हैं और कम करने में सक्षम हैं। यही 2020 का वर्ष है जो इन प्रवृत्तियों का शिकार है और कहीं न कहीं तृतीय विश्व युद्ध के बादल उभरते हुए दिखाई दे रहे हैं। अमेरिका अपने पूर्व की जो मित्रवत देश हैं शीत युद्ध काल के नाटो सैनिकों के साथ या नाटो देशों के साथ दक्षिणी चीन सागर में चीन को चुनौती प्रस्तुत कर रहा है, वहीं साथ ही साथ भारत को भी अपने पक्ष में मिलाने के लिए आतुर है।
अंतरराष्ट्रीय राजनीति में, ताकि चीन के जो वैश्विक व्यापार का प्रभाव है उसको कम किया जा सके, चीन की ओवर नीति को असफल बनाया जा सके। वही चीन पाकिस्तान या रूसी खेमे के अन्य देशों के साथ मिलकर के संयुक्त राज्य अमेरिका को काउंटर करने का प्रयास कर रहा है। तो ये वर्तमान 2020 में वैश्विक राजनीति में विकृति के ये एक बड़ा कारण है कि अंतरराष्ट्रीय व्यापार के लिए सारे देश आपस में टकरा रहे हैं। वहीं क्या है कि इनके नेता अपने देश के भीतर कमजोर पड़ने लगे हैं। जैसे डोनाल्ड ट्रंप, 2020 का आने वाला चुनाव है अमेरिका में, और इतना सब कुछ करने के बाद भी अमेरिकी जनता को दिखाना चाहते हैं कि वही चीन को काउंटर कर सकते हैं या अपने हितों को साध सकते हैं। वह संरक्षणवाद की नीति पर चल रहे हैं, फिर भी अपने नागरिकों के बीच में अपने प्रति आस्था जगाने में बहुत सफल नहीं हुए हैं। यदि उनको अपने आप को राष्ट्रनायक के रूप में साबित करना है तो कहीं ना कहीं उन्हें चीन के साथ टकराना होगा। ठीक वही हालात चीन के भी हैं। चीन देख रहा है कि एक तरफ भारत का प्रभाव बढ़ रहा है, भारत और अमेरिका के बीच संबंध मजबूत होते जा रहे हैं और अमेरिका भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों के साथ मिलकर के चीन की अंतरराष्ट्रीय जो महत्वाकांक्षा है अंतरराष्ट्रीय स्तर पर वैश्विक पूंजीपति या एक नए साम्राज्यवादी देश के रूप में उभरने की, उसको काउंटर किया जा सकता है या अमेरिका इन देशों के साथ मिलकर काउंटर कर सकता है। तो ऐसे में वह भी उलझने के लिए तैयार है। वहीं ये अंतरराष्ट्रीय स्तर पे यदि राष्ट्र के भीतर देखें तो शी जिनपिंग अपने नागरिकों और अपने देश की साम्यवादी दल के भीतर अपनी जो आस्था है वह कम करा चुके हैं। या इसका अर्थ है कि इन देशों में अब शी जिनपिंग के प्रति जो आस्था है वह कम होती चली जा रही है, खासकर जब से कोरोना महामारी आई है। कोरोना महामारी के आने के बाद से चीन की अर्थव्यवस्था लड़खड़ा रही है। अमेरिका की पहले से ही लड़खड़ा रही थी चीनी व्यापार के बढ़ने से, किंतु अब चीन की अर्थव्यवस्था लड़खड़ा रही है। तो इसका भी कहीं ना कहीं चीन के नागरिकों में आक्रोश है। जैसे ही दुनिया के सभी देश चीन को आरोपित कर रहे हैं कि कोरोना के लिए, संकट के लिए यही जिम्मेदार है, यही जिम्मेदार है, तो चीन के लोगों को भी यही लग रहा है कि वैश्विक स्तर पर जो चीन का व्यापार था उसको कम होने का जो कारण है वह शी जिनपिंग की नीतियां ही हैं। और इसी बहाने अमेरिका चीन को घेर करके अंतरराष्ट्रीय व्यापार से उसे अलग थलग करना भी चाहता है। तो चीन की जनता के मन में अपने प्रति समर्पण पैदा करने के लिए शी जिनपिंग अमेरिका से टकराने के लिए तैयार है। वहीं भारत जैसे देशों की क्या भूमिका है? भारत के भी हालात कुछ ऐसे ही हैं कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अगर देखा जाए तो यह अमेरिका के साथ जाने के लिए आतुर दिखाई दे रहा है। देश के भीतर लगातार जो वैश्वीकरण के कारण चीनी माल से, सस्ते मालों से भारत को पाट दिया गया है, तो भारतीय उद्योग धंधे चौपट हो गए हैं। मेक इन इंडिया प्रोग्राम के तहत ये बाहर से निवेश बुला पाने में भी बहुत सफल नहीं रहे हैं। आंतरिक राजनीति में अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं यह रोजगार सृजन करने में असफल रहे हैं। दूसरी समस्या इनकी ये रही है कि विपक्षी दल लगातार इनके ऊपर दबाव बढ़ाते जा रहे हैं। यहां तक अगर देखा जाए कोरोना संकट के आने से पहले तो देश की औद्योगिक विकास दर काफी नीचे चल चुकी थी, देश की अर्थव्यवस्था काफी नीचे जा चुकी थी। तो जनता के मन में कहीं ना कहीं मोदी के प्रति भी आस्था कम होती चली आ रही है और कोरोना संकट में ने उसे और भी बढ़ा दिया है। जैसा कि माइग्रेशन बड़े शहरों से गांवों की तरफ बढ़ता जा रहा है, तो कहीं ना कहीं सरकार के प्रति आक्रोश उभर करके आना लाजमी है। तो इन सारी परिस्थितियों से बचने के लिए कहीं ना कहीं चाहे भारत हो या चीन हो अपने नागरिकों के बीच राष्ट्रवाद जैसे विषयों को उछालते हैं। यह प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध के दौर में भी हुआ करता था कि राष्ट्रवाद जैसे भावुक विषय पर जनता सदैव अपने शासकों का साथ देगी और कहीं ना कहीं उनकी लिजिटिमेसी यानी जो वैधता है अपने नागरिकों के बीच बनी रहेगी। जो गलवान घाटी विवाद है वह भी कहीं ना कहीं इसी अंतरराष्ट्रीय राजनीति का एक छोटा सा विषय है जो कि शी जिनपिंग की महत्वाकांक्षी जो प्रवृत्तियां हैं उसको प्रदर्शित करता, ताकि शी जिनपिंग यह दिखाना चाहते हैं कि नेपाल पर उन्होंने अपना प्रभाव बढ़ाया या गलवान घाटी भारत से ले लिया, इससे कहीं ना कहीं चीनी जनता यह समझेगी कि भारत और अमेरिका से निपटने के लिए शी जिनपिंग ही बेहतरीन शासक के रूप में होंगे।
यहीं पर अमेरिका अपने हितों को साधने का पूरा प्रयास करेगा कि जैसे ही चीन भारत से इधर उलझे, वैसे ही दक्षिणी चीन सागर में दक्षिण कोरिया, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर के वह चीन को काउंटर करे और चीन को कमजोर करे। तो यहां पर अमेरिका जो भारत का साथ दे रहा है, इसलिए नहीं कि भारत का मित्र है, बल्कि उसके अपने आर्थिक और राजनीतिक हित साउथ चाइना सी से जुड़े हुए हैं। अब प्रश्न है कि भारत को क्या करना चाहिए, या गलवान जैसे विवाद से निपटने का क्या प्रयास करना चाहिए। जाहिर सी बात है, भारत भी आज एक चौथी बड़ी महाशक्ति के रूप में उभर चुका है, जैसा कि हम दावा करते हैं, और यह सत्य भी है, भले ही दुनिया इसको माने या ना माने। तो कहीं ना कहीं भारत को अपनी शक्ति का प्रदर्शन चीन के सामने करना चाहिए, एक डिटरेंस के रूप में ही, ना कि उसके साथ युद्ध में इन्वॉल्व हो जाना चाहिए। और चीन को भी चाहिए कि यदि वो अपने हितों को अमेरिका से साधना चाहता है तो भारत से टकराने से बचे, क्योंकि जैसे ही चीन दो मोर्चों की लड़ाई लड़ेगा, एक तरफ भारत के साथ और दूसरी तरफ नाटो या अमेरिकी समर्थित देशों के साथ दक्षिण चीन सागर में, तो यह चीन के राष्ट्रीय हितों के प्रतिकूल होगा और इसकी कीमत चीन को चुकानी पड़ सकती है यदि चीन अकेला है। और यदि कहीं अमेरिका और नाटो की सेनाएं उतरी और उसके खिलाफ चीन के पक्ष में सोवियत संघ उतर आया और उसके समूह के अन्य देश जैसे सीरिया, ईरान और पाकिस्तान उतर आए, तो भारत यदि अमेरिकी खेमे में जाता भी है और युद्ध के परिणाम यदि अमेरिका के हितों या नाटो देशों के हितों या उनके आर्थिक और राजनीतिक हितों को साधने में सफल भी रहा, तो कीमत भारत को ही अधिक चुकानी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि भू राजनीतिक रूप से भारत चारों तरफ से रूसी खेमे के देशों से जुड़ा हुआ है। तो भारत प्रयास करे कि रूस के साथ संबंधों को या एक दबाव के रूप में अपने बातों को रखे, रूस के साथ बैठ करके चीन से अपने विवादों को सुलझाए और गलवान घाटी को लेने का प्रयास करे। और रूस भी प्रयास करे कि चीन गलवान घाटी से अपनी सेनाओं को पीछे खींचे। यदि ऐसा करने में चीन असफल रहा तो उसकी कीमत चीन को भी बड़ी चुकानी पड़ेगी। खैर, जो भी हो, यदि युद्ध हुआ तो उसके परिणाम भारत और चीन को ही बड़े भुगतने होंगे, क्योंकि नाटो देश कभी भी अपनी जमीन पर युद्ध नहीं लड़ा करते। तो भारत और अमेरिका को और इनके नेताओं को काफी सुलझी हुई राजनीति को प्रदर्शित करना होगा। और मीडिया डिबेट्स के भीतर जो हमारे राष्ट्रवादी मीडिया के लोग हैं, जनता के बीच अनावश्यक आक्रोश पैदा करने का काम कर रहे हैं, वे एक सुलझी हुई राजनीति का परिचय दें। क्योंकि प्रायः सरकारें युद्ध में तभी उलझती हैं, लोकतांत्रिक देशों में सरकारें युद्ध में तभी उलझती हैं जब वह आंतरिक मोर्चे पर कमजोर हो और जनता उनसे मांग करना चालू कर दे। तो जनता के बीच में मनोवैज्ञानिक पक्ष को रख करके या मनोवैज्ञानिक एक पहल कर करके कि हम चीन के साथ मित्रवत संबंध बनाने के इच्छुक हैं, भारत गलवान घाटी विवाद को सुलझाने का प्रयास कर सकती है। चीन भी ऐसा करना चाहिए। यदि चीन ऐसा नहीं करता है तो जाहिर सी बात है, भारत को युद्ध में उतरने के लिए मजबूर होना पड़ेगा और कहीं ना कहीं इसकी कीमत दोनों देश चुकाएंगे। फिलहाल ऐसी उम्मीद तो नहीं की जा सकती कि ऐसी संभावनाएं बनेंगी। भारत और चीन दोनों के ही बुद्धिजीवी इस बात को बेहतर समझते हैं और उम्मीद करता हूं कि जल्द ही जो गलवान घाटी विवाद है या अक्साई चीन विवाद है वह सुलझ जाएगा। और भारत को ऐसी परिस्थिति में चीन और अमेरिकी विवादों के बीच आपसी आर्थिक विवादों से या राजनीतिक विवादों से बचने का प्रयास करना चाहिए। फिलहाल के लिए हमारी गुटनिरपेक्षता ही हमारी बेहतरीन अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक कूटनीति होनी चाहिए, तभी हम अपने राष्ट्रीय हितों को साध पाएंगे। अब फिर मिलेंगे नए विषय के साथ, नए मुद्दों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।